2024 के इलेक्शन के बाद से जब से मोदी की सरकार ये तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और ये तीसरा कार्यकाल अपने बल पर तो है नहीं, नीतीश और नायडू के बल पर है, बैसाखियों के बल पर है। और तभी से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश और नायडू पलटी मार देंगे, क्या नीतीश और नायडू बीच मझधार में ही मोदी और शाह का साथ छोड़ देंगे और क्या ये सरकार जो है ये चल भी पाएगी, टिक भी पाएगी या पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश और नायडू के बारे में, क्योंकि लगातार खबरें अभी भी ऐसी आ रही हैं कि नीतीश और नायडू कभी भी पलटी मार सकते हैं। क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है तो ऐसे में पलटी मारने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो नीतीश कुमार ऐसे ही कुछ कृत्य जो है वो करते हैं। और 2024 के चुनाव से पहले ही वो एनडीए के साथ में यानी बीजेपी के साथ में आए थे, उससे पहले वो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा थे। तो ऐसे में तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों की चर्चाएं और भी ज्यादा तब हो जाती हैं जब वक्फ बिल जो है वो संसद में पेश होता है। और क्योंकि वक्फ बिल कई मायनों में अहम है, चाहे नीतीश हो चाहे नायडू हो, दोनों ही दलों को मुसलमानों का भरपूर समर्थन, भरपूर वोट जो है हमेशा मिलता रहा है। लेकिन जब से वक्फ बिल आया तो मुसलमानों ने साफ साफ चेतावनी दे दी कि अब हमारे वोट की उम्मीद मत करना, अगर आप हमारे साथ में नहीं है तो फिर हमारा वोट भी नहीं मिलेगा। और जब यह बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ तो इस्तीफों की झड़ी नीतीश की पार्टी में भी लगी और नायडू की पार्टी में भी लगी। और उसके बाद में यह कहा जाने लगा कि अब तो कुछ बड़ा खेल होने वाला है। और वहीं पर यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो खबरें सामने ये आती हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई निष्कर्ष आएगा, नतीजा आएगा, उसके बाद में सारा जो प्रकरण है वो साफ हो जाएगा और नीतीश नायडू उसके बाद में पलटी मारेंगे। तो अब उसी प्रकरण में 5 मई आती है, लेकिन 5 मई को भी सुनवाई नहीं हो पाती है और अब अगली सुनवाई 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और सीजीआई खन्ना के बाद में जो नए सीजीआई बनने वाले हैं जस्टिस गवाई, वो इस पर सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में तमाम सवाल फिर से जन्म ले रहे हैं कि क्या 15 मई के बाद में देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। और जो अनुमान 2024 के चुनावों के बाद में लगाया गया था कि नीतीश और नायडू साथ छोड़ देंगे, तो क्या अब मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इन सब तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। तो राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज्यादा मैंने वक्त ले लिया, सीधे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि काफी समय से ये चर्चा है कि नीतीश और नायडू जो है वो पलटी मार देंगे और मोदी सरकार गिरा देंगे। और वक्त वक्त पर यह देखा भी जाता है कि नीतीश नायडू जो है मोदी शाह को धमकी भी देते रहते हैं और वहीं पर मोदी जो है इनको खुश करने की कोशिशें करते हैं। कभी योजनाएं, परियोजनाएं आंध्र प्रदेश को दे देते हैं, कभी बिहार को दे देते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इन परियोजनाओं से काम चल पाएगा या फिर नीतीश और नायडू पलटी मारकर ही दम लेंगे और अपना खोया हुआ वोट बैंक जो वक्त पर उनसे बिखरा है उसको वापस लाने के लिए बड़ा खेल करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये किसी से छुपा भी नहीं है कि नीतीश और नायडू अक्सर मोदी जी को आंख दिखाते रहते हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश नायडू को खुश करने में लगे भी रहते हैं। अभी हाल ही की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश अमरावती वो गए थे, जहां पर देखिए 5,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसको हरी झंडी उन्होंने दी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सऊदी से वो भारत आए तो वो सीधा बिहार गए। तो ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर तो लगा रहता है कि कहीं दोनों जो बड़े चेहरे हैं वो बड़ी खिलाड़ी हैं, कहीं अपना समर्थन वापस ना ले ले। और ऐसे में देखिए एक छोटी सी बात अगर मैं यहाँ पर वक्फ बिल की भी थोड़ा सा करना चाहूंगा कि देखिए जो वक्फ बिल है, इस बिल का समर्थन एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी इस बात को बेहतर तरीके से जानती और समझती है कि वक्फ बिल जो वो लेकर आ रही है और जो पास हो गया है, मुसलमान नाराज हो या खुश हो उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लेकिन राहुल जी एक सवाल है, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीजेपी को मुसलमानों को वोट नहीं एनडीए के सहयोगी दलों में। जी, मैं उसी पे आ रहा था सर, क्योंकि बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप देख लीजिए 2014 में इनकी सरकार बनी, बहुमत में बनी, तब नहीं लेके आए, 19 में आप लेकर नहीं आए और अभी आप लेकर आए जब सरकार आपकी हाशिए पर है। तो क्या इसमें भी एक चाल है? मैं वही एनडीए के सहयोगी दलों की जो चर्चा कर रहा था, जिसमें नीतीश है, नायडू है, जिसमें अपना दल भी है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल हो जाती है, जिसमें आरएलडी भी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, आरएलडी है, या मैं यहाँ पर बात कर लूं चिराग पासवान की, देखिए अपना दल को नहीं मिलता होगा लेकिन सबसे ज्यादा जो मुसलमानों का वोट है वह नीतीश नायडू को मिलता है। ये बात वो जानते हैं। और नीतीश और नायडू अगर सत्ता पर बने रहे हैं
तो मुसलमान वोट बैंक की एक बड़ी ताकत उनको सत्ता में बिठाने की रही है, ये बात वो जानते हैं। और आरएलडी की भी अगर मैं बात करूं तो आरएलडी जो प्रमुख जयंत चौधरी है वो भी अगर मुसलमानों का वोट बटोरते हैं तो उसके पीछे की वजह उनकी पार्टी के अंदर मुस्लिम लीडर्स का होना, जो कि एक के बाद एक इस्तीफा देकर चले गए। यही नीतीश के साथ हुआ, एक के बाद एक इस्तीफा देकर चले गए। तो ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई जो बिल का समर्थन एनडीए के सहयोगी दलों ने किया, क्या इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। देखिए अभी थोड़ा सा लालच क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि इनके अंदर है, क्योंकि 5,000 करोड़ की परियोजना, उधर 8,000 की कभी कोई परियोजना देखिए खुश कर दिया गया जयंत चौधरी को। लेकिन राहुल जी सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि जब से जैसे चुनाव हुआ, जब से ये खबरें थी कि नीतीश नायडू कभी भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उनको वो मौका, वो वजह भी नहीं मिल पा रही थी आखिर किस वजह से वो साथ छोड़े, क्योंकि लगातार खुश करने की परियोजनाएं जो है वो उनको मिल रही है, विशेष पैकेज जो है उनको मिल रहा है। लेकिन वक्फ का पहला मुद्दा ऐसा आया जहां पर नीतीश और नायडू पूरी तरह से घिर गए, और कहा तो यह भी जा रहा कि नीतीश कुमार तो मजबूर हो चुके हैं, उनसे समर्थन जबरदस्ती लिया गया है, क्योंकि लल्लन सिंह जो उनकी पार्टी में बैठे हुए हैं वो पार्टी में दो फाड़ की स्थिति बनाए हुए हैं। पूरी की पूरी बीजेपी को कहीं, पूरी की पूरी जेडीयू को कहीं ना कहीं बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया। ये आरोप जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी पर लगते हैं। तो सवाल यह है कि अब पहला मौका ऐसा हाथ आया है कि मुसलमानों का वोट बैंक जो है वो पूरा बिखर रहा है, और अगर आपके पास वोट बैंक नहीं रहेगा, आपके पास विधायक नहीं रहेंगे, आपके पास सांसद नहीं रहेंगे, तो क्या ये बीजेपी आपको जो आज सब कुछ दे रही है उसके बाद वजूद भी देगी? क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर का जिक्र कर लेते हैं, जब तक एकनाथ शिंदे के पास में समर्थन था, विधायक थे, उनकी जरूरत थी, तब तक सब कुछ दिया, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म हुई तो कैसे उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तो क्या नीतीश और नायडू कभी वही हाल बीजेपी कर देगी अगर जरूरत नहीं रही? और अगर मुसलमानों का वोट बैंक आने वाले चुनावों में नहीं मिला, अगर नीतीश कुमार का बिहार चुनाव में अच्छे नतीजे नहीं रहे, अच्छी सीटें उनकी नहीं आई, तो क्या जब भी बीजेपी उन पर मेहरबान रहेगी, क्या तब भी उसके बावजूद उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी? ये सोचना तो अब नीतीश कुमार को पड़ेगा ना, और अगर ये सोचते हैं तो अब वो पलटी मार सकते हैं। तो इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए अगर महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र कर रहे थे तो देखिए एक वक्त में एकनाथ शिंदे शेर बन गए थे, क्योंकि उनके पास विधायक थे और उनके पास एक बड़ा आंकड़ा भी था, और बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया भी। लेकिन अभी जो हाल ही में पिछले साल महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां पर हम देखते हैं कि बीजेपी अच्छा खासा आंकड़ा लेकर आई, उसके बाद शिंदे का रोल ही खत्म कर दिया गया। तो शिंदे की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि भैया नहाए क्या और निचोड़े क्या। तो देखिए ये बात, तो क्या नीतीश जी का हाल भी शिंदे की तरह होने वाला है? जी बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि देखिए बीजेपी तब तक अपने साथ जोड़कर रखती है जब तक उसको फायदा लगता है जी। और यही स्थिति नीतीश और नायडू के साथ हो सकती है, हो क्या सकती है, मैं कहूं तो हो गई है। नीतीश का आप उदाहरण देख लीजिए ना, एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश सीएम रहेंगे, ये क्या गारंटी है? और बिहार का चुनाव बीजेपी पहले तो ये कही थी कि हम नीतीश के चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कहते हैं चिराग पासवान सीएम बनेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि जो चुनाव लड़ा जाएगा वो सम्राट चौधरी और वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, और ये बात तो खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह चुके हैं कि भैया अटल जी को सही मायने में श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब हमारा बीजेपी का सीएम होगा। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि नीतीश की हालत तो खराब ऑलरेडी हो गई है, और नीतीश जिस तरीके से बिना कुछ सोचे समझे वो समर्थन कर रहे हैं या कर दिया है उन्होंने, उन्हें ये बात समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा लालच आगे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन टीडीपी रीजनल पार्टी है, जेडीयू नेशनल पार्टी है, और इन रीजनल जो पार्टियां हैं, टीडीपी रीजनल पार्टी है और जेडीयू रीजनल पार्टी है, यानी क्षेत्रीय ये पार्टियां हैं, और बीजेपी नेशनल पार्टी है। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू और टीडीपी का मैं जिक्र करूं, ये वहां के वोट बैंक पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और मुसलमानों की आबादी की अगर मैं बात करूं तो बिहार में बहुत अच्छी खासी आबादी है, यहाँ आंध्र प्रदेश में अच्छी खासी आबादी है। और आप एक चीज देखिए, नीतीश को कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी, नीतीश को उस वक्त समझ जाना चाहिए था जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और मुसलमानों ने उस इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई। तो सवाल तो यही है कि क्या उसके बाद में नहीं समझे तो क्या अब जो है वो समझ जाएंगे, और थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा समय की थोड़ी कमी है? जी बिल्कुल, ये देखिए मैं चंद शब्दों में फिर अपनी बात करना चाहूंगा कि देखिए समझ जाएंगे या आने वाले वक्त में बड़ा कदम उठाएंगे तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक बात तो है कि अगर उन्हें अपनी पार्टी बचाना है, अपना वोट बैंक बचाना है, तो उन्हें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा।
नहीं तो बीजेपी के साथ रहकर उनका जो जनाधार है वो भी खत्म हो जाएगा और उनकी जो पार्टी है उसका वर्चस्व भी नहीं रहेगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि नीतीश और नायडू को ये अच्छा मौका उनके पास में है और अगर अभी भी वो नहीं समझते हैं तो जन आधार जो है वो उनका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे का खेल जो है महाराष्ट्र के अंदर खत्म कर दिया गया, अगला नंबर नीतीश का होगा और उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू का भी नंबर जो है वो लग सकता है। तो ऐसे में अब जो मौका नीतीश और नायडू को मिला है, क्या इस मौके का फायदा वो उठा पाएंगे या अभी भी बीजेपी की गुमराही में आते रहेंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में, इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।